पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब तक हमने क्या देखा, पूरा चैप्टर देख लिया, ठीक है। बात करते हैं सीधा समरी और क्वेश्चन एंड आंसर की, जो एक्सरसाइज में है। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने आपको होमवर्क दिया था ये करने के लिए कि सारे क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस करना, और साथ में जो ना है वो तो बताऊंगा ही मैं, ठीक है। तो समरी डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। पहले तो टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आपको चैप्टर का नाम एकदम क्लियर होना चाहिए। ये देख रहे हो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन जो हैं ये क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। किसमें, इन टू वेरिएबल में, ठीक है। तो ये चैप्टर का नाम ही है एक तरह से। और आपको पता है ये a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, यानी a और b में से कोई एक जीरो तो चलेगा मगर दोनों जीरो नहीं, a एंड b आर नॉट जीरो, ठीक है। सेकंड है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन विच इन टू वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। हाँ, तो ग्राफिकली हम देख सकते हैं और एल्जेब्रिकली भी देख सकते हैं। ग्राफिकली तो हमें पता है कि अगर लाइनें एक दूसरे को काटती हैं तो एक ही सॉल्यूशन होगा, और उनको हम कहेंगे कंसिस्टेंट, है ना। और लाइनें एक दूसरे के ऊपर रहती हैं तो मतलब कंसाइड करती हैं तो एक दूसरे के एग्जैक्ट ऊपर आ जाती हैं तो डिपेंडेंट होगा या कंसिस्टेंट होगा, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। और लाइनें अगर पैरेलल होती हैं तो इनकंसिस्टेंट या नो सॉल्यूशन। एल्जेब्राइक में हमने देखा सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, हर एक को बढ़िया से हमने देखा, है ना। डिस्कस हो रखा है वीडियो 1 और 2 में, ये तीसरी वीडियो है, आपको पता है ना। तो यहाँ पे हम सिर्फ मतलब चेक करेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया है। तीसरी पांचवा पॉइंट देखो कि तीन चीज़ें हमें पता है कि एक इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी तो a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया, b2 लिखना चाहिए था नीचे, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। सेकंड देखो, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 है मगर c1/c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। और तीसरे केस में सब बराबर, यानी इक्वेशन इज डिपेंडेंट इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट इक्वेशन कौन सी होती है, जिसका या तो यूनिक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो। इनकंसिस्टेंट कौन सी होती है, जिसमें एक भी नो सॉल्यूशन हो, ठीक है, एक भी सॉल्यूशन ना हो। देयर आर सेवरल सिचुएशन इन विच कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशन दैट आर नॉट लीनियर टू स्टार्ट विद, बट वी अल्टर देम सो दैट दे आर रिड्यूस टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि जैसा कि 1/x या 1/y वाली इक्वेशन थी आखिर में, है ना, हमने आखिर में यही पढ़ा ना। जैसे ये देखो ऐसी इक्वेशन देख रहे हो, ये नहीं, सॉरी, मैं आपको एग्जांपल वाले दिखाता हूँ। ये देखो 1/x माइनस वाई 1/, है ना, ये है तो नहीं कोई लीनियर इक्वेशन, मगर हम इसको बना देते हैं लीनियर इक्वेशन। कैसे, u v लेके कुछ भी करके, है ना। देखो 30u + 44v। तो यही था हमारा पूरा चैप्टर, और ये थी उसकी समरी पढ़ना ज़रूरी होता है, यहीं पे पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन एंड आंसर उस पर, चलो। अच्छा, तो सुनो, ये जो है, जैसे कि मैं बायजूस के आंसर बताता था आपको, ये वेदांतु के आंसर हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिले मुझे, मैंने नेट पे सर्च करा, क्लास 10th चैप्टर 3 मैथ्स आंसर या सॉल्यूशन, कुछ भी सर्च करो आपको मिल जाएगा आराम से, है ना। तो मैंने क्या करा, PDF डाउनलोड कर ली। तो आप भी कर सकते हो PDF डाउनलोड अगर करना हो तो, वरना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ, और आपको मेरे अलावा या आपको वेदांतु के अलावा, क्योंकि वो फ़ोन नंबर वगैरह मांगते हैं ना, तो अगर आपको दिक्कत होती है इन सब चीज़ों से कि फ़ोन करके बोल रहे हैं कोर्स ज्वाइन कर लो, है ना, प्रचार करने के लिए करते ही हैं ये लोग। फ़िलहाल हमको मिल चुकी है PDF। हम करते हैं बात एक्सरसाइज 3.1 की। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे, ठीक है। देखते हैं कितना जा पाएंगे, और मैं ट्राई करूँगा कि आपने ये तो कर ही लिए होंगे, ये सब बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हमें अब देख रहे हो कितनी चीज़ें सिंपल हो गई हैं, अब हम सब कुछ पढ़ के आ चुके हैं, है ना। तो अब कितना आसान लग रहा है देखने में, सिर्फ इक्वेशन बनानी है। तो 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन। तो आफ्ताब टेल हिज डॉटर, अपनी बेटी को आफ्ताब बोलता है कि 7 साल पहले मैं 7 गुना बड़ा था जब तुमसे, ठीक है। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब 3 साल बाद मैं 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा तुमसे, ठीक है। तो कितना कंफ्यूजिंग चीज़ है। तो मान लेते हैं आफ्ताब x साल का है, उसकी बेटी y साल की है,
तो 7 साल पहले क्या होगा, आफ्ताब की उम्र कितनी होगी, x-7, डॉटर की भी y-7। अब बोल रहे x-7 जो है वो 7 साल बड़ा है y-7 की। तो एक पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी x+3 यानी 3 साल बाद, और y+3 क्योंकि उसकी बेटी भी तो 3 साल बाद 3 साल बड़ी हो जाएगी, है ना। आफ्ताब जो होगा 3 गुना हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया इस टेबल का। देखो सॉल्यूशन कैसे निकाला है इन्होंने, ग्राफिकल मेथड से, है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करा तो कहीं ना कहीं कट करेगा। ये करा क्या कट। अच्छा, इन्होंने सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए बोली थी वैसे तो, ठीक है, इन्होंने इतना डिमांड नहीं करा था कि आंसर क्या है, बस इक्वेशन बनानी थी जो कि हम बना चुके हैं। अगला देखो, बोल रहे हैं अ कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 3 बैट 6 बॉल ऑफ रुपीज़ दैट। ठीक है, मान लेते हैं कि एक्स का बल्ला वाई की, एक्स का बल्ला वाई की बॉल, ठीक है, ठीक है। तो गेंद और एक्स की बल्ला आ गया, वाई की गेंद आ गई, और पहली इक्वेशन जो है 3x + 6y = ये हो गया। सेकंड बोल रहे कि लेटर शी बाय अनदर बैट एंड 2 more बॉल ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1300 में। 1300 में x + 2y = 1300 जोमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो। बन जाएगी ना टेबल, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है यार, है ना। x की कुछ भी वैल्यू लिखो और y की निकाल दो। और ये कुछ भी मतलब ऐसा है कि सिंपल होना चाहिए, देख रहे हो 300 500 सिंपल वैल्यू है। अब तुम कर रहे हो दशमलव में आंसर आ रहा है, ठीक है, वो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा दिमाग लगा के लिखना ना, है ना। ये तो किससे होती है, एक्सपीरियंस से होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे कॉस्ट ऑफ 2 किलो एप्पल एंड 1 किलो ग्रेप्स 1 day वॉज फाउंड टू बी दिस एंड दैट। आपको पता है ये, है ना, कुछ है नहीं, x और y ले लेंगे, 2x + y = 160 और 4x + 2y = 300। उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। इक्वेशन को सॉल्व करना यार तुम्हें पता रखा है मैंने पहले ही, और तुम देख के भी इतना पता ही लगा सकते हो कि किस तरह जैसे ये इक्वेशन सॉल्व हो रखी, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। देखो एक्सरसाइज 3.1 थी, बेसिक थी, उसमें सिर्फ ग्राफ बनाना था हमें। ग्राफ अगर तुम्हें नहीं आता है तो यार वीडियो 1 देखो, वरना तुम बुक में पढ़ भी सकते हो, एग्जाम्पल देख के भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं इतना हार्ड, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। अच्छा, इस बार ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है, ठीक है। अब ग्राफ सिर्फ ग्राफ तक नहीं रहेगा, अब सॉल्यूशन भी आना चाहिए। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथ्स की क्विज में लिया। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल का नंबर 4 ज़्यादा था बॉयज़ से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो x + y = 10, यानी तो 10 बच्चे ले रहे हैं तो x + y 10 होगा, साथ में x - y क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। इतना समझ में आता है। अगर x जो है वो नंबर ऑफ गर्ल्स है तो ध्यान देना लड़कियां ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ आ गया और हमारा आंसर आ गया 7,3, यानी 7 लड़कियां 3 लड़के, ठीक है। लास्ट में लिखना है देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन द क्लास आर 7 and 3 रिस्पेक्टिवली। या इतना कंफ्यूज होने से अच्छा देयर आर 7 गर्ल्स इन द टीम एंड 3 बॉयज़ इन द टीम। सेकंड जो है वो पेन का था, पेन का चक्कर, क्वेश्चन पढ़ लेना, इक्वेशन बनेगी आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बोलना तो आसान ही है ना, तुम प्रैक्टिस तुम कर लोगे तो वो भी इजी रहेगा। मेरे को लगता नहीं इन क्वेश्चन में डाउट आए होंगे, यहाँ थोड़ा हो सकता है, देखते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। तुम्हें कंडीशन पता है तीनों, मैंने समरी में बताया, मैंने पहली वीडियो में बताया, दूसरी में बताया, ठीक है, हर बार बताया। अब तो तुम्हें क्या करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 को कंपेयर करना है बस। अगर इक्वल नहीं आ रहे हैं तो यूनिक सॉल्यूशन होगी। देखो पहले का क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है। दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या है, सब बराबर आ रहे हैं यानी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट है, कॉन्सिडेंट है ना, हाँ, डिपेंडेंट भी कहेंगे उसको। अगला देखो, तीसरा बराबर नहीं आ रहा है यानी पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन है, सिंपल। अगला पढ़ते हैं। ऑन कंपेयरिंग रेशियो फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अब देखो इनकंसिस्टेंट किन्हें कहेंगे, जो लाइनें पैरेलल होगी जिसका नो सॉल्यूशन होगा। कंसिस्टेंट किसे कहेंगे, जो लाइन का एक सॉल्यूशन हो या इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो, ठीक है। तो देखो पहली इक्वेशन में क्या आता है, बराबर नहीं है यानी कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन का टाइप है ना, यूनिक सॉल्यूशन होता है इसमें। अगला देखो कंसिस्टेंट है यार, नहीं सॉरी, ये तो पैरेलल है
है ना, देख रहे हो C1/C2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनकन्सिस्टेंट हो गई, तो यानी नो सॉल्यूशन था इसका। अगला देखो A1/B2 फिर बराबर नहीं है, यानी कंसिस्टेंट है। अगले में देखो सारी लाइनें बराबर हैं, ऐसे में भी कंसिस्टेंट होता है, मगर इस कंसिस्टेंट को क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट बोलते हैं, ठीक है। अगला भी देखो सेम है, ये भी कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका क्या है, इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं इसके। क्वेश्चन 4 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, अगेन सेम क्वेश्चन, बताओ कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ देख रहे हो A1/A2 B1/B2 बराबर है। अच्छा, अगर कंसिस्टेंट है ना तो आंसर निकालो ग्राफिकली, यानी जिनके सॉल्यूशन आ सकते हैं उनका सॉल्यूशन भी निकालना है, तो एक स्टेप आगे चल रहा है, ठीक है। ग्राफिकली ऐसे निकालते हैं, एक टाइप का ये सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हो गया, है ना, तुम्हें याद हो सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो ग्राफिकली भी सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज़ को। एनीवेज अगला देखो, अगला क्या है, इसका नो सॉल्यूशन है, तो इसमें कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इनकंसिस्टेंट लिख दोगे, रीज़न देने के बाद तो काम बन जाएगा, है ना। थर्ड में इसका एक सॉल्यूशन है, निकालो चलो ग्राफ से, ग्राफ बनाया निकाल दिया, कोई दिक्कत। अगले वाला भी ऐसा ही है, सॉरी अगले वाला क्या है, इनकंसिस्टेंट है ना। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, चलो कुछ अलग है क्वेश्चन, कह रहे हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वोज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36। बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी यार इन्होंने। कह रहे हैं हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ एक रेक्टेंगुलर गार्डन का जिसकी लेंथ जो है वो 4 ज़्यादा है विड्थ से। तो मान लेते हैं कि विड्थ x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, 4 + x हो जाएगी, है ना। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। सेकंड कह रहे हैं कि देखो हाफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन वोज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36। तो देखो अभी हाफ पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला बताओ रेक्टेंगल का, 2 × L + B। हाफ करने का मतलब 2 से 2 कट गया, यानी L + B बता रहे हैं, यानी x + y बता रहे हैं, है ना। थोड़ा कितना लॉजिकली खेलेंगे, हमारा आंसर तुरंत आ जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहे गिवन अ लीनियर इक्वेशन राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन द 2 वेरिएबल सच दैट, यहाँ पे थोड़ा तुम्हारा दिमाग खुलेगा। इस बार तुम्हें दूसरी ऐसी इक्वेशन बनानी है कि लाइनें इंटरसेक्ट कर जाएं आपस में, यानी इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब A1/A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1/B2 के। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं, फ़िलहाल के लिए हम क्या मान लेते हैं, केस मान लेते हैं, जैसे यहाँ लिखा है द सेकेंड लाइन सच दैट द इंटरसेक्टिंग द गिवन लाइन कैन, तो A1/A2 1 है, तो B1/B2 क्या होना चाहिए, ये देखो। तो इन्होंने दूसरी इक्वेशन क्या बना दी, 2x + 4y, कुछ भी ले लो यार, तो 8y 9y 12y, है ना, या कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज कर देना, जो मर्जी, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेकंड में भी करना है कि एक एग्जांपल देना है बस तुम्हें कि A1/A2 B1/B2 के बराबर तो हो जाए, मगर C1/C2 के ना हो, तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें सारे ही बराबर होने चाहिए, तो देख रहे हो 6 9 24, और क्वेश्चन में क्या था 2 3 8, तो किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सब में, तो 2 3 = 6 6 आ गया, 3 3 = 9 9 आ गया, और 3 8 = 24 यानी 24। चलो ये तो पता ही होगा, है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दैट, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय these lines and the x axis and shade the rectangular region। तो थोड़ा ज़्यादा काम है, करना कुछ नहीं है, दोबारा से ग्राफ बनाना है, और 2 इक्वेशन दे रखी है, तो लीनियर इक्वेशन है, ग्राफ ऐसा बन गया। शेड करना तो कोऑर्डिनेट बताने थे, जैसा 9th क्लास में आपको पता है कोऑर्डिनेट क्या क्या पढ़े थे हमने, है ना। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट बताने थे, जो कि क्या है -1 0 2 3 और 4 0, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सरसाइज आते हैं 3.3, सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। मैं क्या बोलते हैं, जल्दी चल रहा हूँ, दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार तुम्हें मैंने बहुत टाइम दिया पढ़ने के लिए, है ना। लगभग कितना समय लग गया हमें, 1 हफ़्ता हो गया इस चैप्टर को चलते हुए, है ना। मतलब मैंने बनाई 3 वीडियो हैं, मगर मैं टाइम पूरा देता हूँ कि 1 दिन बाद डालता हूँ कि तुम पढ़ लो, है ना। तो तुमने कर लिए होंगे क्वेश्चन, है ना। मैं तो बस ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ लगेगा ना खतरनाक है या इसको समझाने लायक चीज़ है तो मैं वहाँ समझाऊँगा, ऐसा बात नहीं है।
वैसे मैं समझाता आ रहा हूँ वैसे तो, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड करना है, कर लोगे, है ना। एग्जाम्पल में भी दे रखा था, बस वैल्यू डालनी होती है। एक्स की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन से उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, या फर्स्ट से उठा के सेकेंड में डाल दो, और फिर वाई की भी निकाल दो, ठीक है। कोई भारी काम नहीं है, बस थोड़ा तुम्हें प्लस माइनस में या मल्टीप्लाई डिवाइड में दिक्कत आ सकती है अगर तुम्हारे बेसिक नहीं है तो, है ना। ये इतने तो होंगे ही बेसिक, है ना। कि जैसे एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे देखो, तो 5वें क्वेश्चन है माइनस √3y/√2 आ गया। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन है, दूसरी में डाल दिया, तब सारा आंसर y के टर्म्स में आ गया, और y की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। तो x की भी 0 आ जाएगी, ठीक है। सिंपल था, ऐसे ही सारे क्वेश्चन है। अगला देखो क्वेश्चन 2 देखो, सॉल्व दिस एंड दैट एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m विच y = mx+3, ठीक है। तो x और y बताना है और m की वैल्यू निकालनी है। एक स्टेप और चलना है, तुम इस इक्वेशन में से y की वैल्यू निकालो और इस y = mx+3 में डाल दो, वहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सॉरी, x की भी निकालनी पड़ेगी क्योंकि x भी है वहाँ पे। तो m जो होता है वो अगर तुम 11वीं में जाओगे तो पता चलेगा, स्लोप होता है, एक लाइन का स्लोप होता है, ठीक है। उस पर हम डिटेल में बात नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम द अदर नंबर, फाइंड देम। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन है। तो क्या बोला, डिफरेंस क्या है दो नंबर के बीच में, 26 है, और एक जो है तिगुना है दूसरे का। तो देख रहे हो y = 3x हो गया, y - x 26 हो गया। आंसर निकाल दो सब्स्टिट्यूशन से, था ना आसान। अगला पढ़ते हैं, बैक जाना पड़ेगा थोड़ा, है ना। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, तुम्हें याद हो तो सप्लीमेंट्री मतलब 180, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, है ना। तो यहाँ हम सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, x + y 180 हो जाएगा और x - y 18 डिग्री हो जाएगा। सॉल्व कर देना इसको, है ना। थर्ड पार्ट क्या कहता है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल ऑफ रुपीज़, है ना। ये देखो अभी हमने थोड़ी देर पहले इस क्वेश्चन को करा था, बस वहाँ पे ग्राफिकली करा था, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर बात। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4, मतलब इसका फोर्थ पार्ट देखो। कह रहे एक टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर अ डिस्टेंस कवर, ठीक है। ऐसा कुछ होता है कि एक तो फिक्स चार्ज है, इतना तो लगेगा ही लगेगा, उसके बाद जितना तुम डिस्टेंस कवर करोगे ना उसके हिसाब से लगेगा। तो मान लो फॉर अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर द चार्ज पेड इज़ 105 रुपये फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, द चार्ज पेड इज़ 155। वट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ठीक है। ऐसा होता है ना कि तुम जितना ज़्यादा चाहते हो उस हिसाब से तो पैसा लगेगा, साथ में तुम्हें फिक्स चार्ज देना पड़ेगा एक, कि जैसे नाइंसाफ़ी ना हो, ठीक है। मान लो तुम बोलोगे मेरे को पास में आगे तक छोड़ दो, मेरे पैर पे दर्द हो रहा है ना, तो 1-2 रुपये थोड़ी दोगे, फिक्स चार्ज भी होना चाहिए। तो वही है, देखो क्या इक्वेशन बनती है। तो हम यहाँ पे एक फ़िक्स चार्ज ले लेंगे, और देखो फिक्स चार्ज को x ले लिया और किलोमीटर पर चार्ज को हमने y ले लिया, यानी ये पैसे की बात है, रुपीज़ में है, ठीक है। तो x + 10y जो है 105 है, x + 15y क्या है 155 है। और इक्वेशन सॉल्व कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन से कर लेना, ठीक है। अगला पढ़ते हैं, फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड हो गया। इफ 3 इज़ एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन। एक तो आपको पता होना चाहिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। न्यूमरेटर यानी ऊपर, डिनोमिनेटर यानी नीचे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आएगी, कहाँ गया, ये देखो, है ना। x/y ले लिया, अब x में देख रहे हो ऊपर भी 2 जोड़ा नीचे भी 2 जोड़ा, तो ऊपर को बोलते हैं न्यूमरेटर, नीचे को बोलते हैं डिनोमिनेटर। सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 2 इक्वेशन आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, मतलब आखिरी पार्ट है इसका, देखते हैं क्या कह रहा है। कहना चाह रहा है कि 5 ईयर हैंस, मेरे को अभी भी याद है, हमारे पेपर में आया था 10वीं में, ठीक है।
2017 की बात है ये, तो हमें भी हाँ उस टाइम आया था हमारे पेपर में। फ़िलहाल देख लो, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What is his present age? अच्छा, यहाँ पे hence का यूज़ करा गया है, ठीक है। मतलब hence बोलने का मतलब है इंग्लिश में कि आज से 5 साल बाद जैकोब विल बी 3 टाइम ऑफ हिज सन, तो उसके पिताजी जो हैं वो तिगुने उम्र के हो जाएंगे अपने बेटे से। और 5 साल पहले क्या हुआ करता था, जैकोब जो था वो 7 गुना बड़ा था अपने उम्र में, 7 गुना बड़ा था अपने पिताजी से, है ना। तो बताओ कि जैकोब की एज यानी उसकी एज कितनी होगी। अपने बेटे की बात नहीं कर रहा वो, अपनी एज की बात कर रहा है। तो यहाँ कुछ इक्वेशन इस तरह से नज़र आएगी कि जैकोब को एक्स ले लिया, उसके बेटे को वाई ले लिया। 5 साल हेंस यानी 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी आज से 5 साल बाद, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना, इंग्लिश में हेंस लगा देते हैं। तो वही करा, x + 5 = 3 गुना y + 5। और अगला क्या है, तो इसको सॉल्व करने पे कुछ इस तरह बनेगा, है ना। सेकंड इक्वेशन है x - 5 = 7 गुना y - 5, सिंपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो पता चला कि जैकोब जो है वो 40 साल का है आज की उम्र में, ठीक है। और कुछ यहाँ पे बस सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए तुम्हें, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अगले पार्ट पे आ जाते हैं, मतलब एक्सरसाइज नंबर 3.4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, क्या कहता है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमने एलिमिनेशन मेथड नया सीखा है। क्या करते हैं हम एलिमिनेशन में, याद है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और नीचे कर दिया, मतलब पहली इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरी में 3 से, है ना। एग्जाम्पल करा था ना हमने वो वाला, वैसे ही यहाँ करना है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, देखो जैसे पहला ही पार्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दूसरे वाले को 3 से। यहाँ पे क्या हुआ, करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2x हो गया और 2y हो गया = 10। देख रहे हो तीसरी इक्वेशन, है ना। तो अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट करके x की वैल्यू आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट करके हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही होने हैं, ये सारे पार्ट्स हैं एक तरह से उसके, ठीक है, कि एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एलिमिनेट कर देना है। सेकंड पे आते हैं, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम, फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम्स फॉर्म में है। इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, इट बिकम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो ऐड कर रहे हैं न्यूमरेटर में, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 से कम हो जा रहा है। और इट बिकम हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, और अगर सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 जोड़ेंगे तो वो आधा हो जा रहा है। तो क्या है वो फ्रैक्शन, देखो इसके भी 5 पार्ट हैं और ये क्वेश्चन देख के ही समझ में आएगा तुम्हें, ठीक है। देखो x + 1 हुआ, y - 1 हुआ, = 1 हो गया। सेकंड पार्ट कह रहे हैं y में ही डिनोमिनेटर में ही 1 जोड़ना था, तो वो हाफ हो जाएगा उसका, है ना। तो ऐसा ही कुछ हुआ, ठीक है। तो 2 इक्वेशन आ जाएगी हमारी इस हिसाब से। अब उसको सॉल्व कर दो, फ्रैक्शन आ जाएगा 3/5। ऐसी नीरू के साथ भी है कि 5 ईयर अगो नीरू वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद नीरू विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। बताओ ये नीरू की उम्र, है ना। कर लोगे ना इसे। अगला देखो, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। ये क्वेश्चन कहाँ से करा हमने एग्जाम्पल में भी करा था, याद हो तुम्हें तो, है ना। पार्ट 2 में ही देखना, पार्ट 2 में डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा। ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज़ ट्वाइस द नंबर, ठीक है। पता है ये वाला तुम्हें भी, है ना। बता दूँ क्या, नीरू वाला समझ में आ गया ना, क्या करना है, उम्र का खेल है। यहाँ पे बस तुम्हें 10x + y लेना होता है। नंबर को हम 10x + y ले लेते हैं, या 10y + x ले लेते हैं, और रिवर्स करेंगे तो 10x + y हो जाएगा। ध्यान रखना, यूनिट डिजिट को x मान लो अगर कन्वीनियंस के लिए, यानी मर्जी है कुछ भी मान सकते हैं, मगर x मान लो यूनिट डिजिट को, और 10 डिजिट पे y मान लो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 2 इक्वेशन बन जाएगी जो कह रहे हैं। एक तो x + y 9 हो गया, है ना, जो तो कह रहे हैं सम ऑफ डिजिट्स का। अगला देखो, मीना जो है वो विड्रॉ करती है, ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ है नहीं।
क्या बोल रहे हैं, मीना वेंट टू बैंक, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। देखो जितना हल्के में लोगे तुम, वो क्वेश्चन पेपर में तंग कर देंगे, क्योंकि तुमने कभी हाथ से करके नहीं देखा होगा, तुमने बस हवा में बोला होगा, ठीक है, तुम्हें तो करके देखना पड़ेगा इसे। तो मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2,000 रुपये। उसने कैशियर को बोला कि मुझे 50 और 100 के नोट ही चाहिए, और मीना को 25 नोट मिले। तो बताओ कि कितने 50 के थे, कितने 100 के थे। कितना अच्छा सवाल है ना, आम जिंदगी में होता है ऐसा। अगला भी पढ़ते हैं, साथ में करेंगे दोनों, ठीक है। दिमाग में रखना इस चीज़ को, नंबर वंबर भूल जाओ, बस ऐसे रखना मीना जो है वो 50 और 100 के नोट चाहती थी बस। अगला पढ़ते हैं, लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज। लेंडिंग मतलब क्या होता है, जो किताबों को दूसरों को दे सकते हैं, है ना। तो ऐसी लाइब्रेरी थी, फिक्स चार्ज था, मतलब तुम किताबें ले लो, पढ़ के पैसे, थोड़े पैसे दे के किताब रख लो, ऐसा कहते हैं। लैंडिंग लाइब्रेरी इज फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एडिशनल चार्ज फॉर द नेक्स्ट डे आफ्टर ईच, ठीक है। सरीदा पे ₹27 फॉर द बुक कीपिंग फॉर 7 days, वाइल सुशीला पे 21 फॉर द बुक कीपिंग फॉर 5 days। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द अनदर चार्ज ऑफ द एक्स्ट्रा डे। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया जिस तरह से अभी मैंने वो था, किराया वाला था, कि फ़िक्स चार्ज होता है, फिर आगे जाके किराया बढ़ते जाता है जितना जितना किलोमीटर बढ़ते हैं। वैसे ही है, तुम 7 दिन तक अपने पास किताब रख रहे हो तो 27 रुपये पड़ रहे हैं, वरना 21 रुपये, ठीक है। तो ये था हमारा वो नोट वाला सवाल। x + y 25 हो गया, क्योंकि उसको क्या चाहिए, 25 नोट चाहिए। 50 के कितने चाहिए, x नोट चाहिए। 100 के कितने चाहिए, y नोट चाहिए, और टोटल मिला के 2000 होने चाहिए। 2 इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व कर दो, ठीक है। अगला फिक्स चार्ज क्या था, हमने फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days एंड ईच डे देयर आफ्टर बी ₹X एंड ₹Y रिस्पेक्टिवली। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, x + 4y = 27 रुपये। देखो 3 दिन तक तो फिक्स चार्ज है, 4 कैसे आया, क्योंकि उसको 7 दिन तक चाहिए था, तो 3 में 4 जुड़ते तभी तो 7 होता है ना। और दूसरे वाले को 5 दिन के लिए चाहिए था, तो 3 में 2 जुड़ता है तो 5 होता है। अब इन दोनों को सॉल्व कर देना, ठीक है। हैंस फिक्स चार्ज ₹15 और चार्ज पर डे 3 रुपये। तो 15 रुपये से शुरुआत होती है 3 दिन की, और फिर बाकी 3 रुपये बढ़ते रहते हैं। अब देखो एक्सरसाइज 3.5 पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला भी पढ़ लिया है ना, तो वैसे भी क्वेश्चन भी आएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी पढ़ लिया है हमने यहाँ पे। तो बोल रहे हैं कि इसमें से किसी का यूनिक सॉल्यूशन है, किसी का नो सॉल्यूशन, किसी का इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जिसका यूनिक सॉल्यूशन है वो उसका आंसर बताओ, ठीक है। तो हमें पता है क्या लगाना होता है, ABCD लिखिए। देखो जैसे पहले वाले क्या था, पहले तो ये चेक कर लेना तुम कंडीशन, इस कंडीशन को चेक करके तुम्हें पता चल जाएगा है कि नहीं, ठीक है। वरना कहीं हो ही ना तुम निकाल रहे हो, जैसे यहाँ नहीं था तो नो सॉल्यूशन था, तो निकालेंगे क्या इसमें आंसर, जब आंसर है ही नहीं तो कैसे निकालें। जैसे पहले वाले में है आंसर, है ना, E1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है, तो ऐसे केस में आंसर होता है। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला लगा देंगे। कैसा सिखाया मैंने पिछली वीडियो में, कैसा सिखाया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, 12-21 12-21, है ना, 12-21 12-21 12-21, BC CA CA AB AB, सब्ट्रैक्शन, है ना, माइनस का साइन, क्रॉस करके आंसर निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं इसके, फर्स्ट पार्ट के, सेकंड पार्ट के। थर्ड देखते हैं अच्छा हमने सेकंड पार्ट भी कर दिया क्या, मेरे स्किप तो नहीं हुआ कहीं। ओहो, ये तो ट्रिक खेल गए यार। चलो अगला देखो। हाँ देखो यहाँ पे देख रहे हो, मिस प्रिंट हो गया। वो क्वेश्चन 2 ही है जो मैं अभी बता रहा हूँ, वो 3 इन्होंने गलती से लिख दिया है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ A एंड B विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बताओ भाई, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की क्या तरीका होता है। A1/B2 बराबर होना चाहिए, B1/B2 बराबर होना चाहिए C1/C2 के। ऐसा कर सकते हो तो फिर आंसर तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो डाल के तुम्हें 2 इक्वेशन मिलेगी और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो।
किसी भी मेथड से कर दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जब तक कोई स्पेसिफाई ना करा जाए तुम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ 5 और 1 आ गया। अगला देखते हैं। तीसरा सवाल कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स। तो यहाँ पे दोनों मेथड से करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन आसान होता है, क्रॉस में क्या होता है, एक फार्मूला ही तो होता है, बस कर दिया। क्वेश्चन 4 देखो, यहाँ पे थोड़ा इन क्वेश्चनों से संभल के। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। What student when a student A take food of 20 days she has to pay 1000 रुपये, where a student B would take food for 26 day तो 1180 रुपये उसको चार्ज करने पड़ता है। यानी 6 दिन ज़्यादा हो गए तो फिर 180 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। तो फिक्स चार्ज बताओ भाई कितना है, ठीक है, बता देंगे। देखो क्वेश्चन वही रहेगा, तुम्हें बस यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना होगा, है ना। यहाँ बोला भी नहीं गया तो हम किसी से भी कर सकते हैं। तो हमने क्या मान लिया, फिक्स चार्ज को x मान लिया, है ना, और चार्ज ऑफ फूड पर डे क्या मान लिया, y मान लिया। तो x + 20y = 1000 रुपये, है ना। x + 26y = 1180 रुपये। सॉल्व कर दो इसको, कोई दिक्कत है ना। यहाँ देखो इन्होंने सब्स्टिट्यूशन सही कर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहे हैं फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। अगेन सेम क्वेश्चन, बिकम 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। बताओ भाई क्या होगा, बता देंगे, है ना। ये तुम्हें ऐड करना पता होना चाहिए कि x - 1/y = 1/3 है और x/1y + 8 = 1/4 है। इन दोनों को क्रॉस करके दो इक्वेशन बना दो लीनियर। और फिर इन्होंने किस तरह से निकाला है, इन्होंने डायरेक्ट पुट कर दिया। बहुत अच्छा। अगला देखो क्या बोल रहे हैं, यस स्कोर 40 मार्क्स इन अ टेस्ट एंड गेट 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूज 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो कितना अच्छा सवाल है कि यस जो है वो 40 नंबर के टेस्ट में, अच्छा 40 नंबर मिले उसको एक टेस्ट में, जिसमें 3 मार्क्स हर सही जवाब के थे और 1 मार्क्स कम हो रहा था, यानी नेगेटिव मार्किंग थी हर गलत जवाब के। हैड 4 मार्क्स बीइंग अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीइंग डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। बताओ उसके असली नंबर कितने थे। क्या कह रहे हैं कि यस के 40 नंबर आए और स्कीम क्या थी कि 3 नंबर मिलेंगे सही जवाब के, 1 नंबर कटेगा गलत जवाब का। अगर ना, अब यस अपने दिमाग में सोच रही है कि अगर भाई एक सवाल 4 नंबर का होता ना और 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग होती तो मैं 50 नंबर स्कोर कर लेता, ऐसा कह रहा है। तो आप बताओ क्या है कितने क्वेश्चन होंगे टेस्ट में, ठीक है। इक्वेशन किस तरह से बनेगी, तो हमने राइट आंसर रॉन्ग आंसर को हमने x और y रिस्पेक्टिवली मान लिया। तो 3x - y = 40 है। कैसे भाई, क्योंकि 3 मार्क्स हैं पॉजिटिव, यानी 3 नंबर हैं सही होने के और 1 है गलत होने के, तो 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो 3x - y 40 हो गया। अगला 4x - 2y, ठीक है, 50 हो गया। सॉल्व हो जाएगा, बढ़िया। अगले आते हैं। प्लेस A and B are 100 किलोमीटर apart on highway. One car starts from A and another from B at the same time. ठीक है। If the car in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. तो what is the speed of the car? कितना अच्छा सवाल है क्या कि A और B 2 कारें हैं, एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर हैं हाईवे में। अब मान लो दोनों कारें जो हैं वो एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनमें से एक कार की स्पीड बहुत तेज़ है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपस में मिल जा रही हैं। ऐसे तो होता है जब तुम दौड़ रहे होते हो, तुम धीरे धीरे दौड़ते हो, तुम्हारे सामने वाला जो बहुत तेज़ दौड़ रहा है
तुम इतना धीरे दौड़ते हो वो पूरा चक्कर लगा के फिर से तुम्हारे सामने दौड़ता है ना, ऐसा कुछ है यहाँ पे। इतना तो नहीं कर रहा है वो, बस मैं समझा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। तो एक कार जो है वो बहुत तेज़ दौड़ रही है, एक धीरे धीरे, तो 100 किलोमीटर की बीच में दूरी है, तो जो तेज़ दौड़ रही है वो नज़दीक आई गई उसके, है ना। तो ये 5 घंटे लगे नज़दीक आने में। और अगर मान लो एक दूसरे की तरफ मुँह करके दौड़ें 100 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, यानी दोनों ही एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो 1 घंटे में ही आ जाते हैं, ठीक है। तो बताओ कि भाई स्पीड क्या थी दोनों गाड़ियों की। मान लेते हैं स्पीड उसकी एक्स और वाई थी, है ना। जो चीज़ सवाल पूछता है ना कि ये क्या था वो क्या था, तुम उसको एक्स और वाई मान लो। यहाँ पे यू और वी मान लिया, क्योंकि साइंस में हमने यही सीखा है, यू मतलब इनिशियल और वी मतलब फाइनल, है ना। यहाँ पे सिर्फ यू और वी वेरिएबल के रूप में काम कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है इनिशियल फाइनल। तो यू माइनस वी सेम डायरेक्शन में, यू प्लस वी जब एक दूसरे के पास आएंगे। देखो एक दूसरे, तुम सोचो तुम्हारा दोस्त तुमसे दूर खड़ा है, तुम दोनों भागते हो एक दूसरे के पास आ रहे हो, तो ऐड नहीं हो जाएगी स्पीड, है ना। जितनी स्पीड से तुम आ रहे हो उतनी स्पीड से वो आ रहे हो, ऐड हो जाएगी, जल्दी आ जाओगे। तो ऐसा होता है ना। जब दूर जाते तो सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं, पास जाते तो एडिशन हो जाता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या करा हमने, 5 आ जाएगा u माइनस वी इक्वल टू 5 क्यों आया, 5 घंटे लगते हैं ना इस वजह से, और किलोमीटर पर आवर की स्पीड में है। और 1 आ जाएगा क्योंकि 1 घंटा में पहुंच जाते हैं एक दूसरे के पास। सिंपल था। आखिरी पार्ट देखो 5वां, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ़ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 5। ध्यान से समझना, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट, यानी पता नहीं है यूनिट क्या है, बस तुम ऐसे समझो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ जो है 5 यूनिट कम होती है, और ब्रेथ 3 यूनिट बढ़ जाती है। और इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट, द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, क्या हुआ, हमने लेंथ को 3 बढ़ा दिया, ब्रेथ को 2 कम कर दिया, तो एरिया जो है वो 67 बढ़ गया। तो बताओ कि 67 हो गया, ठीक है। ये तरीका है बोलने का। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, यानी लेंथ और ब्रेथ बताओ क्या होगी। तो एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बताओ, एक्स वाई, है ना। तो यही लिखा है एक्स और वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x माइनस 5 वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। अच्छा, क्या हुआ, असली में से 9 घट गया, है ना। मैंने जो शुरू में बोला था वो 67 हो गया, वो थोड़ा गलत था, यानी 67 ऐड हो गया, यानी 67 बढ़ गया है इस बार, है ना। और 9 कम हो गया है, 67 बढ़ गया है। 2 इक्वेशन आएंगी, इन दोनों को सॉल्व कर देना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आसान है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए भाई इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है ये वाली ऑप्शनल है। ऑप्शनल होगी क्या ये, मैं चेक कर लेता हूँ। चला मुझे कि ये वाली एक्सरसाइज ऑप्शनल नहीं है भाई, इसको करना है, ठीक है। मेरे को मैंने टोके बिना रुके बोलते हुए लगातार, है ना। तो मैं थोड़ा क्या करता हूँ, रेस्ट करता हूँ। और 3.6 जो कि ऑप्शनल नहीं है, और 3.7 थी ऑप्शनल, ये दोनों एक 5th पार्ट बना दूंगा मैं, सॉरी 4th पार्ट बनाएंगे, है ना। 5th कहाँ से, 4th होगा ना। तो 3.6 और 3.7 उसमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी ये देख रहे हो PDF अभी 41 हुई है, 63 तक है। और क्या पता उसमें कुछ हार्ड क्वेश्चन हो, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि फटाफट से कर दूँ, थोड़ा टाइम लगाएंगे उसमें, ठीक है। तुम्हें समझ में आना चाहिए बस, ज़रूरी है। तो फ़िलहाल 3.6 और 3.7 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि 4th पार्ट होगा हमारा, ठीक है। चलो फिर इतना कर लेना तुम, आशा समझ में आया होगा तुम्हें। ये कम से कम 5 एक्सरसाइज तो समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने समझाना था तो समझाने के हिसाब से बताया है, तुम्हें करके दिखाना है तो उस हिसाब से करना, ठीक है। तो 3.6 करते हैं बाद में, चलो फिर बाय। Welcome to Matchmade, home of the perfect woman. Come on in and design the girl of your dreams.